हेलो एवरीवन, सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। हाँ, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, एक बार सभी लोग सेशन ज्वाइन कर लें। जस्ट गिव लेट्स वेट फॉर 1 मिनट। चलिए, सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आज का सेशन ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। डिफिकल्ट क्यों होने वाला है आज का सेशन? क्योंकि आज के सेशन में हम एप्लीकेशन करने वाले हैं। जो जो कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे उन सब को हम एक पैसेज में अप्लाई भी करेंगे। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे, हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। तो तैयार हैं सभी लोग ग्रामर की गहराइयों में जाने के लिए, डूबने के लिए? यस, चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हम आज के सेंटेंस में, आज के सेशन में सीखने वाले हैं वो है सब्जेक्ट फ्रेज। अब इस बात को ना बहुत अच्छे से समझना, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में हमने बात करी थी कि सब्जेक्ट वो शब्द होता है जिसके बारे में हम बात करते, दैट वी टॉक ऑफ। अब यहां से देखना कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जहां पे आप कितनी गलतियां करते आ रहे थे। सब्जेक्ट इज दैट वी टॉक ऑफ। तो हमको पता है कि सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर मैं राम की बात कर रही हूं, राम इज टैलेंटेड, राम टैलेंटेड है, तो मैं बात किसकी कर रही हूँ? राम की कर रही हूँ। तो राम क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। मैंने बोला ही इज टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है, तो ही की मैं बात कर रही हूं, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है कि क्या सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के अलावा भी कुछ हो सकता है? तो हाँ, सब्जेक्ट एक फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? पूरी की पूरी बात भी सब्जेक्ट हो सकती है। अब ध्यान से समझना, यहां से एरर का क्वेश्चन कैसे? मैंने लिखा रीडिंग 2 बुक्स डैश माई हॉबी। 2 किताबें पढ़ना मेरी हॉबी है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यहां पे किताबें नहीं है मेरी हॉबी, बुक्स मेरी हॉबी नहीं है। यहां पे हॉबी क्या है? उन बुक्स को पढ़ना। तो ये पूरा का पूरा फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट है। तो आप देख रहे होंगे, बुक्स नहीं, उनको पढ़ना, किताबों को पढ़ना मेरी हॉबी है। मतलब एक एक्शन की मैं बात कर रही हूँ, एक हॉबी की बात कर रही हूँ। तो हम यहाँ बुक्स के हिसाब से नहीं लगाएंगे वर्ब, इस पूरे के पूरे फ्रेज के हिसाब से लगाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या आया? इज आया, आर नहीं आया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन नहीं होता है, सब्जेक्ट एक पूरा का पूरा फ्रेज भी हो सकता है। आपको सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। चलो, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, दैट ही इज अ गुड बॉय डैश नोन टू ऑल। कि वो एक अच्छा लड़का है, ये बात सबको पता है। कि वो एक अच्छा लड़का है, ये बात सबको पता है। इज लगाऊं या आर लगाऊं?
बॉय सब्जेक्ट नहीं है, गुड सब्जेक्ट नहीं है, इज सब्जेक्ट नहीं है, ही सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा क्लॉज एक सब्जेक्ट है। कौन सी बात सबको पता है कि वो एक अच्छा लड़का है, और ये एक बात है, इसलिए यहां पे भी क्या आया, इज आया। तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है और क्लॉज भी हो सकता है। मैम फ्रेज और क्लॉज में क्या फर्क होता है? फ्रेज और क्लॉज में क्या फर्क होता है? अब क्वेश्चन आता है ये, फ्रेज और क्लॉज में फर्क एक छोटा सा ये होता है कि फ्रेज के पास अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। फ्रेज के पास, सॉरी, क्लॉज के पास, क्लॉज के पास क्या होता है? क्लॉज के पास अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है, जबकि फ्रेज के पास ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही अपनी वर्ब होती है। तो फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है? फ्रेज हो गया फॉर एग्जाम्पल अ गुड बॉय, ये फ्रेज है, इसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। क्लॉज क्या हो गया? क्लॉज हो गया ही इज, ये क्लॉज है, इसके पास सब्जेक्ट भी है और इसके पास वर्ब। तो फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है फ्रेज और क्लॉज में। अब फिर से समझना इस बात को, दोबारा समझा रही हूं। आपको जब सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन है, तो आपको देखना है कि ये बात किसके लिए लिखी हुई है। फिर से समझते हैं, चलो। टैलेंटेड कौन है? राम है। टैलेंटेड कौन है? ही है। मेरी हॉबी क्या है? किताबें मेरी हॉबी नहीं है, दो मेरी हॉबी नहीं है, मेरी हॉबी है इन किताबों को पढ़ना। तो ये पूरी की पूरी बात मेरी हॉबी है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ये पूरी की पूरी बात, ये पूरा का पूरा फ्रेज। कौन सी बात है जो सबको पता है? बात ये है कि वो एक अच्छा लड़का है, तो वो एक अच्छा लड़का है, ये बात सबको पता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ये पूरी की पूरी बात, दैट ही इज अ गुड बॉय। समझ में आ रहा है? अभी हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और क्लैरिटी आएगी। तो इज क्यों आया? क्योंकि ये वन स्टेटमेंट है। हमने यहाँ पे इज क्यों यूज किया? वाई? बिकॉज इट इज वन स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट सबको पता है। तो सब्जेक्ट कैसा था? एक ही चीज की बात कर रहा था, एक ही सिंगुलर था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया। कोई डाउट किसी को? गहराइयों में जा रहे हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट को ढूंढना। चलो अगली बात पे आते हैं, कुछ और स्टेटमेंट्स लिखते हैं। रीडिंग टू बुक्स, अभी और क्लैरिटी आ जाएगी। रीडिंग टू बुक्स एवरी डे एंड राइटिंग 3 poems every day dash my hobbies। अब यहां पे बताओ, इज आएगा, आर आएगा? यहां पे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो एंड से कनेक्टेड है। मेरी दो हॉबीज हैं। पहली हॉबी क्या है? 2 किताब रोज पढ़ना, और दूसरी हॉबी क्या है? 3 पोएम्स रोज लिखना। तो ये सब्जेक्ट 1 था, ये सब्जेक्ट 2 था। पहला सब्जेक्ट क्या था? 2 किताबें रोज पढ़ना। दूसरा सब्जेक्ट क्या था? 3 पोएम्स रोज लिखना। 2 सब्जेक्ट थे, तो मैंने क्या लगाया? अब समझ में आ रहा होगा अकेले वाले के साथ मैंने इस क्यों लगाया था। अब समझ में आ रहा होगा कि अकेले वाले के साथ इज क्यों लगा था। क्लियर सभी को? पहला। चलो अब दूसरा देखते हैं। दैट ही इज अ गुड बॉय, या ही इज अ गुड बॉय एंड a very talented person
डैश नोन टू ऑल। अब इस सेंटेंस को देखना, इसमें बताओ इज आएगा या आ रहा है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक टैलेंटेड पर्सन है, ये बात सबको पता है। अब अगर आप देखोगे यहां पे दैट जो बात होती है ना, दिस और दैट, ये दोनों सिंगुलर होते हैं। अभी डाउट क्लियर हो जाएगा, जो बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था। दिस और दैट दोनों के दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी बात एक ही है कि वो एक अच्छा इंसान है और बहुत टैलेंटेड है, ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है। दिस इज अगेन वन स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट्स नहीं है। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि मैंने यहां पे दैट लगाया है, और दैट के आगे आप हमेशा एक ही बात लिख सकते हो। दैट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन, या फिर अ सिंगुलर सेंटेंस, या फिर अ सिंगुलर स्टेटमेंट। तो दैट और दिस और दैट, इन दोनों के आगे आप हमेशा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हो, दो स्टेटमेंट नहीं लिख सकते दैट के आगे, क्योंकि दैट सिर्फ एक ही को शो करता है। तो भले ही आपको यहाँ पे फील आ रहा होगा कि मैं आर लगा दूं यहाँ पे, लेकिन जैसे ही आप आर लगाओगे वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी इज ही आएगा, क्योंकि हमने दैट से स्टार्ट किया है, और दैट सिर्फ एक फ्रेज को दिखाता है, दैट दो फ्रेजेस को नहीं दिखा सकता। मतलब वो पूरा का पूरा, मतलब एक फ्रेज तो नहीं, क्लॉज है, पूरा का पूरा एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्लियर? तो जब भी दैट लगा होगा और दोबारा कोई दैट नहीं लगा हुआ, मतलब सिर्फ एक ही बार दैट लगा हुआ है, इसका मतलब है वो पूरा का पूरा एक ही स्टेटमेंट है, वो दो स्टेटमेंट नहीं। हाँ, अब अगर मैं दो बार दैट लगा देती हूँ, अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और चेंज करती हूँ, दैट ही इज अ वेरी गुड बॉय एंड दैट ही इज वेरी टैलेंटेड डैश नोन टू ऑल। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, आप बेटा कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करो। जो बच्चे कह रहे हैं मैम दो आर्टिकल्स लग गए, नहीं, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट था, जहां पे दो सब्जेक्ट्स अगर एंड से कनेक्टेड हैं, दोनों के आगे आर्ट, वो अलग कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करो कभी भी, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वहां पे दैट नहीं लगता। तो कभी भी कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करो, हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली पढ़ो। मिक्स करोगे तो सब खिचड़ी बन जाएगा दिमाग के अंदर। अब यहाँ पे देखो, हमने पढ़ा दैट के आगे एक स्टेटमेंट आता है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया कि वो एक बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही बढ़िया लड़का है। दैट के आगे एक स्टेटमेंट आता है, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया कि वो बहुत टैलेंटेड है। तो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट हो गए कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है और कि वो बहुत टैलेंटेड है, ये दोनों बातें सबको पता है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? क्लियर सभी को? क्यों? क्योंकि दोनों दैट से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला स्टेटमेंट ये हो गया दैट का, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया दैट का, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, एंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब अब यहाँ पे आर आ गया। क्लैरिटी आ रही है कि सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सभी को? तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, एक बार रिपीट करती हूँ। सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका फ्रेज हो सकता है। फ्रेज का मतलब है, फ्रेज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर अपना कोई सब्जेक्ट और अपनी कोई वर्ब नहीं होगी। और सब्जेक्ट आपका क्लॉज हो सकता है। क्लॉज का मतलब है इसके पास अपना सब्जेक्ट होगा और अपनी वर्ब होगी। एक बार फ्रेज क्लॉज में अगर डिफरेंस समझ में आया है तो मुझे ये चीज बताओ। चलो पहले ये दोनों देखो, आफ्टर दी एग्जाम, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो गया? फ्रेज। आफ्टर द एग्जाम एंडेड, एंड कौन हुआ? एग्जाम एंड हुआ, तो ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया।
या इसके पास सब्जेक्ट आ गया, इसके पास वर्ब आ गई, मतलब ये क्लॉज हो गया। क्या फ्रेज और क्लॉज के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये फ्रेज क्यों था और ये क्लॉज क्यों है? सभी को, एवरीवन। इस अब इन सबको देखो, अब फ्रेज के भी बहुत टाइप्स हो सकते हैं। द टॉल बॉय, बॉय की बात हो रही है, मतलब नाउन की बात हो रही है, तो ये नाउन का फ्रेज हो गया। हैज बीन वर्किंग, वर्ब की बात हो रही है, तो ये वर्ब का फ्रेज हो गया। इन द मॉर्निंग, इन प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। रीडिंग बुक्स डेली, V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जेरेंड फ्रेज हो गया, जो अभी हम आगे एडवांस वर्ब में पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, नाउन है तो नाउन का फ्रेज, वर्ब है तो वर्ब का फ्रेज, प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन का फ्रेज, V1 प्लस ING है तो उसको क्या बोलते हैं? जेरेंड का फ्रेज। वर्ब का फ्रेज सिर्फ वर्ब है। अगर सब्जेक्ट वर्ब दोनों आ जाते तो फ्रेज रहता ही नहीं, वो तो क्लॉज बन जाता। अगर मैं यहाँ पे ही लगा देती, सब्जेक्ट वर्ब दोनों लिख देती, तो क्लॉज बन जाता, वो फ्रेज रहता ही नहीं। इसलिए वर्ब के फ्रेज में सिर्फ वर्ब आएगा, सब्जेक्ट नहीं आ सकता। तो नाम से ही समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं, मुझे बताना कौन सा फ्रेज होगा। रेड बैग कौन सा फ्रेज है? इज एक्टिंग, एट नून, वॉचिंग मूवीज। बताओ ये चारों कौन कौन से फ्रेजेस हैं? रेड बैग नाउन फ्रेज है मैम, वेरी गुड। इज एक्टिंग वर्ब फ्रेज है, एट नून प्रेपोजिशन फ्रेज है, एंड वॉचिंग मूवीज कौन सा फ्रेज हो गया? जेरेंड। कितने लोगों के आंसर्स ठीक निकले? तो नाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन और जेरेंड फ्रेज। क्लियर सभी को? एवरीवन। चलो ये दोनों बताओ, इनमें से कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लॉज है? बिकॉज ही वॉज लेट, ही सब्जेक्ट आ गया, वॉज वर्ब आ गई, तो ये क्या हो गया? क्लॉज। इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो गया? आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कौन सा क्लॉज है, कौन सा फ्रेज है? सभी लोग, एवरीवन। इजी लग रहा है? चलो अब वापस आते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तीनों एग्जांपल्स देखो। सब्जेक्ट समझ में आ रहा है? कौन भाग रहा है? लड़का भाग रहा है, सब्जेक्ट क्या हो गया? द बॉय। रीडिंग बुक्स डेली, कौन सी चीज वोकैबुलरी इंप्रूव करती है? किताबें रोज पढ़ना, सब्जेक्ट क्या हो गया? रीडिंग बुक्स डेली। किस चीज ने शॉक किया? जो उसने बोला, वॉट ही सेड, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वॉट ही सेड। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे नाउन है सब्जेक्ट, यहाँ पे फ्रेज है सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा क्लॉज है। ये नाउन था, ये फ्रेज था, इसमें सब्जेक्ट वर्ब अलग अलग नहीं था, और ये क्लॉज था। क्यों? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी था और एक इसमें वर्ब भी। तो व्हाट ही सेड शॉक्ड एवरीवन। तो अब यहाँ से ना उस तरह के डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। जब आप इस सेंटेंस को एरर डिटेक्शन में देखोगे तो आपको पता है क्या लगेगा देखते ही? ये दो वर्ब एक साथ कैसे आ गई? सैड और शॉक्ड एक साथ कैसे आ गया? फिर अगर आपका बेस क्लियर होगा, आपका फाउंडेशन क्लियर होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वर्ब थी ये तो क्लॉज की वर्ब थी, ये वाली थी एक्चुअल वर्ब। तो अगर इस बच्चे का बेस ही क्लियर नहीं है, जिस बच्चे का फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है, वो बच्चा क्या सोचेगा इसको देखते ही कि ये दो वर्ब एक साथ कैसे आ गई? सैड और शॉक्ड एक साथ कैसे आ गया? ये तो गड़बड़ है, और उसमें एरर मार्क कर देगा और उसका -1 हो जाएगा या -0.25 हो जाएगा। अगर फाउंडेशन क्लियर होगा तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि ये जो वर्ब है ये क्लॉज की वर्ब है, एक्चुअल वर्ब तो ये वाली है,
रीडिंग वर्ब फ्रेज, हाँ ये वर्ब फ्रेज है, बिल्कुल वर्ब फ्रेज है बेटा, रीडिंग बुक्स डेली। फर्स्ट वाला क्लॉज क्यों नहीं? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो वर्ब से पहले आता है, जो नाउन प्रोनाउन वर्ब से पहले आता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, ये है, ही इज, शी वॉज, दे आर, इस तरह के पेयर को बोलते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर। और क्लॉज के अंदर हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट बताओ मुझे, इनमें क्या क्या सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है? वो फ्रेज सब्जेक्ट है या क्लॉज सब्जेक्ट है? ग्रोइंग विदाउट डिसिप्लिन इज डेंजरस। कौन सी चीज डेंजरस है? बिना डिसिप्लिन के ग्रो करना। तो ये हो गया। वॉट शी अचीव्ड सरप्राइज्ड एवरीवन। किस चीज ने सरप्राइज किया लोगों को? जो उसने अचीव किया। तो ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट। पहला वाला फ्रेज सब्जेक्ट है और दूसरा वाला क्लॉज। इसको वर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं ना, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज भी नहीं, जेरेंड फ्रेज बोलेंगे इनफैक्ट। V1 प्लस ING जेरेंड फ्रेज है। और ये क्या है? क्लॉज है, सब्जेक्ट और वर्ब। समझ आ रहा है? तो ये तो हमने पढ़ा सब्जेक्ट फ्रेज। सेंटेंस में दो ही चीजें होती हैं, देखो सेंटेंस सिर्फ दो चीजों से बना होता है। अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं, एक होता है सब्जेक्ट फ्रेज और दूसरा होता है प्रेडिकेट फ्रेज। दो ही चीजें होती हैं सेंटेंस में और कुछ नहीं होता। क्या चीजें होती हैं सेंटेंस में? सब्जेक्ट फ्रेज और प्रेडिकेट, बस। कोई भी सेंटेंस कर लो आप, हर सेंटेंस को इन दो चीजों में तोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वॉट ही सेड वॉज नॉट करेक्ट। जो उसने बोला वो सही नहीं था। अब इस सेंटेंस को देखो, जो उसने बोला, ये क्या था? सब्जेक्ट फ्रेज। और सब्जेक्ट फ्रेज के अलावा जितनी भी चीजें बची हुई होती हैं वो किस में आ जाती हैं? प्रेडिकेट फ्रेज। तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। ही इज टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। फ्रेज नहीं बोलूंगी क्योंकि एक ही वर्ड है, फ्रेज में एक से ज्यादा वर्ड होते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट या प्रेडिकेट। सब्जेक्ट फ्रेज है, क्लॉज लिख लो। हाँ ये क्लॉज है, व्हाट ही सेड इज क्लॉज, फ्रेज नहीं है, क्लॉज है, राइट। समझ आ रहा है सभी को? तो हर सेंटेंस में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होगा और बाकी का सारा बचा हुआ प्रेडिकेट होगा। क्लियर सभी को? तो ये सेंटेंस देखो, द टीचर एक्सप्लेन द रूल क्लियरली टू स्टूडेंट्स। तो द टीचर क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? वर्ब और सब कुछ जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। हाँ बेटा रीडिंग जेरेंट ही था वहां पे। तो वर्ब से जस्ट पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब और वर्ब के बाद जितना भी है वो सारा का सारा प्रेडिकेट। अब आते हैं, हमने सारा बेस क्यों बनाया आपका, कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये सारा का सारा मैंने बेस क्यों बनाया? सारा का सारा बेस बनाने का दो कारण थे। पहला कारण था कि मुझे आप लोगों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझाना था, सेंटेंस के पैटर्न सिखाने, इसलिए मैंने आपका ये पूरा पेज बनाया। ये 5-6 तरह के सेंटेंस के पैटर्न्स होते हैं जो आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझना, अब हर सेंटेंस का पैटर्न आपको समझ में आएगा।
सबसे पहला पैटर्न जो आपके सेंटेंसेस का बनता है, जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ लिखती हूँ ज़्यादा से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा शी इज इंटेलिजेंट, ये हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये वाला स्ट्रक्चर। तो पहला स्ट्रक्चर क्या था? इट टेस्ट्स गुड। हाँ, द टीचर एक्सप्लेन को क्लॉज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, मेरा सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो क्लॉज हो गया। तो सब एक बार रिवीजन सा चल रहा है हमारा। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था वो ये था, जहां पे एक सब्जेक्ट होता है, एक लिंकिंग वर्ब होती है, ये हमने सबसे पहले वाला सब स्ट्रक्चर पढ़ा था, और बाकी का जो होता है उसको आप कॉम्प्लीमेंट। कितने लोगों को पहला स्ट्रक्चर क्लियर है? कल जो लोग क्लास में आए होंगे उनको याद आ रहा होगा। तो पहला स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है, जो क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी को याद आ रहा है पहला स्ट्रक्चर? अब इससे ना बेसिक से देखो रूल्स कैसे बनते हैं, आप लोगों को याद होगा, जिन बच्चों ने, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने यहाँ पे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करे हैं, उसको याद आ रहा होगा, मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में आपको एक रूल याद करवाया था कि जब भी कोई ऐसी वर्ब होती है ना, टेस्ट करने वाली, हियर करने वाली, बिकम, रिमेन, उसके आगे वर्ब एडवर्ब नहीं लगाते, एडजेक्टिव लगाते हैं। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, सभी बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ उन बच्चों के लिए, अगर किसी ने बाई चांस पहले वाला भी ग्रामर ग्रंथ किया हुआ है या पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर किए हुए हैं, तो उसको ये रूल याद आ रहा होगा। अब समझ में आ रहा होगा कि ये रूल कहाँ से बन रहा है, इस रूल का फाउंडेशन क्या है। तो ये रूल कहाँ से बन रहा है कि सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में एक कॉम्प्लीमेंट बता रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एडजेक्टिव होगा या फिर वो आर्टिकल प्लस नाउन होगा। दो ही तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं इसमें। शी इज इंटेलिजेंट कर सकती थी मैं, या फिर शी इज अ टीचर कर सकती। तो सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, आर्टिकल प्लस नाउन। तो कॉम्प्लीमेंट दो ही तरीके का हो सकता है, या तो वो एडजेक्टिव हो सकता है जैसे कि इन दोनों सेंटेंस में था, या फिर वो आर्टिकल और नाउन हो सकता है। तो पहला स्ट्रक्चर जो आपको हिंदू एडिटोरियल में, आपके एग्जामिनेशन में सेंटेंस का देखने को मिलता है वो ये होता है। मैम लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस? बेटा आप ना दो अलग अलग चीजों को लिंक करते हो। हेल्पिंग वर्ब एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है जो मेन वर्ब की मदद करेगा उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। शी डांसेस, शी कैन डांस, वो डांस करती है, वो डांस कर सकती है, तो कैन शब्द डांस की हेल्प कर रहा है बताने के लिए कि वो उस चीज को कर सकते है, तो उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। कभी भी इंग्लिश में डिफरेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश मत किया करो, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट्स ओवरलैपिंग होते हैं। ये लिंकिंग वर्ब है, यही मेन वर्ब है। फिर जब मैं वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो यही लिंकिंग वर्ब है, यही मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब दो वर्ब होती हैं और एक हेल्प कर रही होती है मेन वर्ब की, उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जब वर्ब ही एक है तो हेल्पिंग वर्ब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो कंपैरिजन करना इसमें और इसमें क्या फर्क है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप वर्ब टॉपिक पढ़ लोगे। अभी हम सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो अभी पूरा फोकस सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही होना चाहिए, पूरा का पूरा फोकस सेंटेंस स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत किसी को भी? शी इज अ गुड टीचर, तो पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, अ गुड टीचर। गुड एडजेक्टिव है बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाया तो था। गुड टीचर, टीचर कैसा है, गुड है। टीचर नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई? सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट नहीं बोलते इसको, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
ऑब्जेक्ट तो ये वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेक्टिव कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। बट क्योंकि हमने इसको एक नया शब्द दे दिया कॉम्प्लीमेंट, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। हम इसको क्या बोलते हैं? जब भी कोई चीज लिंकिंग वर्ब से कनेक्ट हो रही होती है, वी कॉल इट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में ही बता रही होती है कि सब्जेक्ट क्या है, इसलिए सब्जेक्ट को पूरा कर रही होती है, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या पहला स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को? चलो अब आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे। दूसरा स्ट्रक्चर बनता है हमारा शी सिंग्स अ सॉन्ग। दूसरा तरह का जो सेंटेंस बनता है, इसको आइडेंटिफाई करो। अब यहां पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब, और वर्ब से पूछा क्या गा रही है, गाना गा रही है, तो अ सॉन्ग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। शी के बारे में नहीं बता रहा कि शी क्या है, तो ये सब कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये। अगर ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा होता तो ये कॉम्प्लीमेंट होता, नहीं, बट ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वर्ब को पूरा कर रहा है। क्या गा रही है? गाना गा रही है। जब वर्ब से क्या पूछते हैं और वो आंसर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। शी सिंग्स अ सॉन्ग। शी रीड्स बुक्स। क्या पढ़ रही है? क्या पूछा, क्या जवाब मिला? किताबें पढ़ रही है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो तीसरा स्ट्रक्चर जो हमने कल भी पढ़ा था, जहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। शी गेव मी एडवाइस। शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। गेव क्या हो गया? वर्ब। क्या दिया? वर्ब से पूछा क्या दिया, आंसर मिला, एडवाइस दिया। तो वर्ब से जो क्या का आंसर देता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा वाला जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो शी गेव मी एडवाइस, तो शी सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एडवाइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई परेशानी किसी को भी? चलो अगला, दे मेड हिम कैप्टन। इसको भी देखो, दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेड क्या हो गया? वर्ब। अब इसको देखो, हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। याद है कल वाली क्लास? जैसे मेक, हेल्प, ये क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। हिम क्या हो गया? ये कैप्टन कौन है? ये कैप्टन हिम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो जो शब्द सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट था, और जो शब्द ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो कैप्टन कौन है? ही है, हिम है, तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। इंटेलिजेंट कौन था? शी थी, तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट था। तो अगला स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। कोई परेशानी? चलो अगला, अभी अभी जो हमने पढ़ा कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक जेरेंड भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। जेरेंड फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। तो अभी अभी पढ़ा, विनिंग द मैच बूस्टेड द कॉन्फिडेंस, तो विनिंग द मैच पूरा सब्जेक्ट हो गया, बूस्टेड वर्ब हो गया, कॉन्फिडेंस ऑब्जेक्ट। आई एम टू हार्ड टू अंडरस्टैंड। अगर कल वाली क्लास अच्छे से नहीं करी थी, रिवाइज नहीं करी थी, तो आज वाली क्लास थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो। अच्छा अब एक बात और आती है, एक छोटा सा डाउट और आता है कि मैम ये जो हिम है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? अब ये थोड़ा सा डाउट कुछ बच्चों को आ रहा होगा कि मैम ये जो हिम है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? तो देखो एक सिंपल सी बात है कि यहां पे एक ही ऑब्जेक्ट है।
अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो आप उसको ना, हाँ वैसे ये रोल प्ले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कर रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये रोल प्ले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही कर रहा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब भी कोई हुम का आंसर देता है, जैसे मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ऐसे ये रोल प्ले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही कर रहा है। लेकिन क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेला कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी अकेला नहीं आ सकता। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा डायरेक्ट होगा। अगर दो होते हैं तो हम एक को डायरेक्ट दूसरे को इनडायरेक्ट बोल देते हैं। ये बिल्कुल वर्ब जैसा है। जैसे मैंने बोला ही इज अ बैंकर, वो एक बैंकर है, तो एक ही वर्ब थी तो ये मेन वर्ब थी। बट अगर मैंने बोला ही इज स्टडिंग, वो स्टडी कर रही है, तो क्योंकि ये मेन वर्ब थी तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई थी। तो हेल्पिंग वर्ब, हाँ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब तभी होगी जब कोई मेन वर्ब भी होगी, क्योंकि मदद कोई चीज तभी करेगी जब कोई होगा मदद करने के लिए। अगर मेन वर्ब भी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आ सकती, कभी भी हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आ सकती। आई कैन नहीं हो सकता, आई कैन डू इट हो सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब तब आएगी जब मेन वर्ब होगी, और अगर मेन वर्ब है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं सकती मेन वर्ब की। यही कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब बोलते हैं किसी को जब कोई एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, कि ये डायरेक्ट वाला है, ये तो एक्स्ट्रा आ गया है। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं, हाँ एक बड़ा प्यारा मेथड है इसको समझने का। एक इंसान है, आप इस इंसान को एक्स्ट्रा तब बोलोगे जब आपके पास एक और इंसान होगा। कोई एक इंसान काम करने वाला है तो आप दूसरे को एक्स्ट्रा बोल दोगे। कोई एक डायरेक्ट है तो आप दूसरे को इनडायरेक्ट बोल दोगे। कोई एक मेन है तो आप दूसरे को हेल्पिंग बोल दोगे। लेकिन जब ये है ही नहीं, तो अगर एक ही प्रेजेंट है तो वो कभी एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकता। तो जब डायरेक्ट है ही नहीं तो कोई इनडायरेक्ट हो ही नहीं सकता, आप उसको ही डायरेक्ट बोलोगे। जब कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं, मेन है ही नहीं, तो कोई हेल्पिंग हो ही नहीं सकता, आप उसी को मेन बोलोगे। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? तो अगर आपको डाउट होता है आई एम अ टीचर में एम हेल्पिंग है या मेन है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही है भाई, एक ही है तो हेल्पिंग हो ही नहीं सकता, मेन ही होगा। हाँ बट अगर दो आ गए तो ये मेन हुआ, तो इसको हेल्पिंग बोल देंगे। क्लियर? सभी को समझ आ रहा है कि कैसे पता करना है कि ये एम हेल्पिंग है या मेन है? मैंने इसको यहाँ पे इनडायरेक्ट क्यों नहीं लिखा? क्लियर? मैम कैप्टन ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कैप्टन हिम के बारे में बता, जब कोई शब्द ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जब कोई शब्द सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। चलो एक और चीज समझते हैं। हाँ आज की क्लास बहुत मजेदार है, बहुत मजा आने वाला है। चलो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने बोला शी इज अ टैलेंटेड सिंगर, वो एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है। शी मेड राइस, उसने चावल बनाए। शी लुक्स ब्यूटिफुल, वो सुंदर दिख रही है। शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, उन्होंने उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया। अब इन सारे सेंटेंसेस को देखते हैं, अब सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। लुक एट दिस सेंटेंस। शी क्या था? सब्जेक्ट। इज क्या था? वर्ब।
अब मुझे बताओ ये जो अ टैलेंटेड सिंगर है किसके बारे में बता रहा है? ये वर्ब के बारे में बता रहा है या सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है? अभी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अ टैलेंटेड सिंगर वर्ब के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है? शी है टैलेंटेड सिंगर या इज है टैलेंटेड सिंगर? शी है मैम। क्या समझ में आ रहा है? जो शब्द सब्जेक्ट के बारे में बताएगा उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत किसी को भी? शी मेड राइस, शी सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया। राइस किसके बारे में बता रहा है? शी राइस है या उसने राइस बनाई है? राइस क्या है? शी के बारे में बता रहा है कि शी राइस है या फिर उसने राइस बनाई है? मेड राइस, मेड राइस है मतलब वर्ब के बारे में बता रहा है। तो वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक ही ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ही बोलेंगे, दो होते तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात आती है। चलो, शी लुक्स ब्यूटिफुल, शी क्या हो गया? सब्जेक्ट, लुक्स क्या हो गया? वर्ब। ये ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है? शी ब्यूटीफुल है या लुक्स ब्यूटीफुल? लुक है जो ब्यूटीफुल है या लुक बनाया है ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है? शी के बारे में बता रहा है, शी ब्यूटीफुल है। फिर से सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, फिर से क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लुक्स नहीं, शी ब्यूटीफुल है। दिखना क्या है का आंसर नहीं हो रहा है, शी क्या है वो आंसर है। शी के बारे में बता रहा है, शी क्या है? शी ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। चलो, शी गेव मी अ बुक, शी क्या हो गया? सब्जेक्ट, गेव क्या हो गया? वर्ब, मी, मी शी के बारे में बता रहा है या गेव के बारे में बता रहा है? मी शी है क्या? नहीं, मी शी नहीं है, गेव के बारे में बता रहा है मतलब ऑब्जेक्ट है। अ बुक शी है क्या? नहीं, अ बुक शी नहीं है। फिर से गेव के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए। इसका मतलब है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। चलो, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो वर्ब से क्या पूछने पे जवाब दे। क्या दिया? किताब दी, तो ये डायरेक्ट हुआ। ये डायरेक्ट हुआ तो ये इनडायरेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? चलो, दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, दे क्या हो गया? सब्जेक्ट, इलेक्टेड क्या हो गया? वर्ब, हिम दे है क्या? नहीं, वर्ब के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्रेसिडेंट दे है क्या? नहीं, प्रेसिडेंट तो हिम है। प्रेसिडेंट किसके बारे में बता रहा है? हिम के बारे में बता रहा है कि हिम प्रेसिडेंट बन गया है। तो जो शब्द ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया? प्रेसिडेंट। समझ में आया सभी को? तो हिम प्रेसिडेंट है तो जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। शी टैलेंटेड है तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है, बड़ा प्यारा डाउट है, इट इज राइस। चलो बताओ, इट क्या हो गया? सब्जेक्ट, इज क्या हो गया? वर्ब। राइस कौन है? इज है राइस? नहीं, राइस इट है, मतलब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मजा आ गया मैम। ऐसे तो आज तक कभी ग्रामर नहीं पढ़ी हमने। क्लियर सभी को? आगे बढ़े। जो वर्ब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करती है उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। चलो इनमें से बताओ लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी है? प्रेडिकेट बेटा पूरा का पूरा सेंटेंस होता है सब्जेक्ट के अलावा।
ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पोर्शन बचता है वो सारा प्रेडिकेट होता है। इनमें से बताओ लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी है? जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो इसमें लिंकिंग वर्ब है इज, तीसरे वाले में लिंकिंग वर्ब थी लुक्स, इस वाले में लिंकिंग वर्ब थी इज। इन 3 में लिंकिंग वर्ब थी और किसी में लिंकिंग वर्ब नहीं थी। कोई दुविधा, परेशानी, दिक्कत किसी को भी? गॉट इट? चलो, अब आते हैं बड़े प्यारे। अब मैंने इतना बेस क्यों बनाया? इतना बेस बनाने का एक कारण था कि ये ना एग्जामिनर का फेवरेट एरर है। आपको हर 2-3 एग्जाम में एक क्वेश्चन इस एरर का मिलता है। वाइल रीडिंग द बुक द फोन रैंग। इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? देखो, रैंग वर्ब थी, क्या बजा? फोन बजा, तो ये सब्जेक्ट हो गया इसका। चलो अगला, वाइल रीडिंग द बुक, रीडिंग वर्ब था, कौन बुक पढ़ रहा था? है ही नहीं कौन बुक पढ़ रहा था, गड़बड़ है। कैसे ठीक करोगे सेंटेंस को? वाइल, कोई भी आई हो सकता है, हाँ सब्जेक्ट नहीं है इस वर्ब का। वाइल आई वॉज रीडिंग द बुक, जब मैं किताब पढ़ रही थी, कॉमा द फोन रैंग। क्योंकि फोन तो बुक नहीं पढ़ सकता, कोई और बुक पढ़ रहा होगा, उसके बारे में मेंशन नहीं है। तो आपको इस सेंटेंस को ठीक कैसे करना पड़ेगा? वाइल आई वॉज रीडिंग द बुक, जब मैं किताब पढ़ रही थी, फोन बज। ये बहुत बार आता है इस तरह का क्वेश्चन। इसको देखो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, क्या गड़बड़ है इसमें? वाइल ड्राइविंग फास्ट द एक्सीडेंट हैपन। कौन ड्राइव फास्ट कर रहा था? ही हो सकता है, आई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वाइल ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, आई क्यों करना चाहते हो? हुँ? आई मत करो ना, मैनिफेस्ट ना हो जाए। सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली, तो इस वर्ब को सब्जेक्ट देना पड़ेगा। वाइल बेटा कंजंक्शन, दो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। तो इस वाले सेंटेंस के पास तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन इस वाले सेंटेंस के पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो जब वो बहुत तेज चला रहा था, एक्सीडेंट हो। दे वर्ब भी कर सकते हैं। मैम दूसरों को मार दो, नहीं ही इमेजिनरी है, कोई है ही नहीं, ही ऐसे समझ लो, इमेजिनरी है। टेंस पास्ट आएगा, एक्सीडेंट हो चुका है ना ऑलरेडी, तो तेज पहले ही चला रहा होगा तभी तो एक्सीडेंट हुआ होगा। आज चला रहा है तेज और एक्सीडेंट पहले हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में ही बनाना पड़ेगा। नहीं मैम आई क्यों नहीं आया? आई आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है, ग्रामर ग्रामेटिकली गलत नहीं है। आई आई अगर आपको आई लिखना है, आई ही लिखो बेटा, डोंट वरी, आई में कोई मिस्टेक नहीं है। चलो अब आ जाते हैं इसी को, इसके एक अगले पैटर्न पे। ये तो था पैटर्न नंबर 1। अब इसका एक दूसरा पैटर्न आता है जहाँ पे वाइल नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बट जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रनिंग ऑन द रोड, कॉमा द एक्सीडेंट हैपेंड। और एक और सेंटेंस है, रनिंग ऑन द रोड, ही मेट विद एन एक्सीडेंट। अब गलती समझना, इन दोनों सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है? पहले वाले सेंटेंस में गलती है
कौन भाग रहा था रोड पे? रनिंग ऑन द रोड था तो कौन था वही जो रोड पे भाग रहा था? एक्सीडेंट तो नहीं भाग रहा था। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है। कौन भाग रहा था रोड? नहीं ना, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट देना पड़ेगा वाइल ही वॉज रनिंग ऑन द रोड। तो जब वो रोड पे भाग रहा था क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। लेकिन दूसरा सेंटेंस सही था, फर्स्ट वाला गलत था क्योंकि इसका सब्जेक्ट नहीं था, बट सेकंड वाला सही क्यों था? रनिंग ऑन द रोड लिखा हुआ है बट सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है ही, और ये V1 प्लस ING से शुरू हो रहा है। अभी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी, तो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह इसको आप लिख सकते हो। मतलब ही भाग भी रहा था और ही का ही एक्सीडेंट हुआ है, तो ये सही है। बट मुझे यहाँ पे ही लिखना पड़ा क्योंकि इस पूरे में ही कहीं नहीं लिखा हुआ था, और एक्सीडेंट ऐसा हो नहीं सकता कि एक्सीडेंट भाग रहा हो। पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? कि मैंने यहाँ पे वाइल ही वॉज क्यों लिखा और यहाँ पे मैंने वाइल ही वॉज क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे मैंने वाइल ही वॉज इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट सब्जेक्ट का रोल नहीं प्ले कर सकता था। यहाँ पे मुझे वाइल ही वॉज लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे ही दे रखा था और ही रन कर सकता था। ये आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम्स में जहां आपको एरर्स आइडेंटिफाई करने। वॉकिंग ऑन द रोड, कॉमा, द द स्टोन वॉज हिट बाय हिम। बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? वॉकिंग ऑन द रोड, द स्टोन वॉज हिट बाय हिम। इज दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सही है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गलत है। यहाँ पे वर्ब वॉज है और वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट स्टोन है। अपनी गलती खुद समझ में आ जाए। क्या वॉकिंग ऑन द रोड का सब्जेक्ट स्टोन हो सकता है? बाय हिम मत देखो, ये तो वॉज हिट बाय हिम, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये तो प्रेडिकेट शुरू हो गया, हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, प्रेडिकेट की बात नहीं करते हैं। सब्जेक्ट ये है, वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या वॉकिंग ऑन द रोड का सब्जेक्ट द स्टोन हो सकता है? बताओ। हाँ, जितने भी लोग सही कह रहे थे, यस है, ट्रू है, सही है, नहीं है सही। क्या करना पड़ेगा इसको? वॉकिंग ऑन द रोड, ही वॉज हिट, या फिर ही हिट अ स्टोन, उसने स्टोन को हिट कर दिया। अब सही हो गया। ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। तो जब वो, अब ये ही जो है रोड पे वॉक कर सकता है, वाइल से भी कर सकते थे, वाइल ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड ही हिट अ स्टोन, वो भी कर सकते थे। वाइल ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड द स्टोन वॉज हिट बाय हिम, ये भी कर सकते थे। तो एक तरीका तो ये था ठीक करने का, जितना छोटा सेंटेंस बनाते हैं ना उतना अच्छा सेंटेंस होता है। इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहती है कि जितना छोटा सेंटेंस बताओगे बनाओगे, जितनी अपनी बात को कम शब्दों में बयां कर पाओगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। कोई इंसान बोल रहा है तू बहुत बोलता है यार, कोई बोल रहा है तू लोक्वेशियस है, तो जितना छोटा बनाओगे सेंटेंस उतनी ही इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। तो वॉकिंग ऑन द रोड ही हिट अ स्टोन, तो ही सब्जेक्ट है, ही इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, जबकि ये सेंटेंस गलत है। कोई दिक्कत? हिट हिट हिट, बेटा हिट के तीनों फॉर्म्स हिट 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 होते हैं, हिटेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता। हाँ, व्हेन भी लगा सकते हो, व्हेन ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड ही हिट अ स्टोन, व्हेन भी लगा सकते हो, यस।
व्हेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मज़ा आ रहा है ग्रामर की गहराइयों में जाने में? यस? चलो एक और सेंटेंस लें। बीइंग संडे, एक बच्चे ने सेंटेंस दिया, बड़ा प्यारा सेंटेंस दिया। आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट। बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? आई सब्जेक्ट हो गया, डिसाइडेड वर्ब होगी। संडे कौन है? क्या मैं संडे हो सकती हूँ? क्या इसका सब्जेक्ट आई हो सकता है? आई बीइंग संडे? मैं तो संडे नहीं हो सकती भाई। तो संडे को इस बीइंग वर्ब को सब्जेक्ट तो देना पड़ेगा। तो एज इट वॉज संडे कर सकते हो क्योंकि संडे का दिन था। आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट। मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी। इट भी लगा सकते थे डायरेक्टली, इट बीइंग संडे। इट वॉज संडे भी कर सकते थे। सिंस इट वॉज संडे आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट। इस बीइंग वर्ब को इसका सब्जेक्ट देना पड़ेगा। समझ आ रहा है सभी को? इस तरीके के एरर क्वेश्चंस में हमें फंसना नहीं है। टुडे बीइंग संडे भी कर सकते थे, टुडे सब्जेक्ट हो गया। दिस संडे कर सकते थे, वर्ब भी हटा दिया आपने वहां से, तो भी सही था। दिस संडे आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट। क्लियर? टैलेंटेड सिंगर में मैम टैलेंटेड एडजेक्टिव है, बिल्कुल टैलेंटेड एडजेक्टिव है, सिंगर नाउन है और आर्टिकल है। मजा आ रहा है? चलो अब बात करते हैं। चलो इस टॉपिक की तो मैं अलग से पूरी की पूरी क्लास लूंगी, पैरल स्ट्रक्चर्स की। अभी ये स्टार्ट किया तो बहुत लंबा चला जाएगा। अब एक अगला कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बिकॉज लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट, उसकी वर्ब, ये दो होते हैं मेन ऑब्जेक्ट मान लो। चलो ये तीन चीजें होती हैं जो किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होती है। इसमें भी ऑब्जेक्ट उतना मेन नहीं होता जितना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। हर सेंटेंस में सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस को छोड़ के सब्जेक्ट और वर्ब बहुत जरूरी होती है। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। ये दोनों मेन है। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन किस किस चीज से आप दे सकते हो? प्रेपोजिशन से दे सकते हो। अभी जो हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज पढ़ा था याद आ रहा होगा आपको, एट 4 PM, इन द मॉर्निंग। आप V1 प्लस ING से दे सकते हो। आप वर्ब की थर्ड फॉर्म से दे सकते हो एडिशन। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन तीनों केसेस में। कभी भी किसी प्रेपोजिशन के बाद आप वॉज वर्ब नहीं लगा सकते। कभी भी किसी प्रेपोजिशन के बाद कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड नहीं लगा सकते। मीन्स नो हेल्पिंग वर्ब कैन बी प्रेजेंट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो हम वर्ब्स को पढ़ेंगे तो और गहराइयों में पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम इन सारे वर्ड से भी दे देते हैं, हु, विच, दैट, हुज। इन सब से भी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। अभी ऐसा थ्योरी में समझ में नहीं आएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ में आएगा इस तरीके से देख के। दिख रहा है सभी को पहला पैराग्राफ? इस सेंटेंस को देखो।
अभी समझ में आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। जो मैंने रेड मार्क किया है सेंटेंस, लुक एट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। हेल्थ क्या हो गया? सब्जेक्ट। हेल्थ क्या करती है? काम करती है। वर्क क्या हो गया? वर्ब। कैसे काम करती है? साइलेंटली काम करती है। ये क्या हो गया? एडवर्ब। ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, क्या हो गया? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रहा था, अभी हमने पढ़ा कि V1 प्लस ING से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो ये पूरा भी क्या हो गया? एडिशनल। अब अगर मैं इस पूरे सेंटेंस में बात करूं तो मेन पार्ट क्या था सेंटेंस का? सिर्फ इतना था, हेल्थ वर्क्स साइलेंट। इन दी बैकग्राउंड भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, मेकिंग माई एवरी एक्सपीरियंस पॉसिबल, V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रहा था, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कोई परेशानी किसी को भी? चलो अगला देखते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें V1 प्लस ING वाली? चलो, हाँ, और हमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा इसमें। अब अगली बात पे आते हैं, ध्यान से समझना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द बुक रिटन बाय राम इज वंडरफुल। द बुक इज रिटन बाय राम एंड इज वंडरफुल। मैम बस ओवरलोड हो जाएगा, बस एक लास्ट चीज बता रही हूँ, फिर कल की क्लास में करेंगे बाकी चीजें। द बुक विच इज रिटन बाय राम इज वंडरफुल। बस एक लास्ट 3 सेंटेंसेस, थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आप लोग। चलो 3 सेंटेंसेस है, ये तीनों सेंटेंस का मतलब सेम है कि वो किताब राम ने जो लिखी है बहुत बढ़िया है। सेंटेंस नंबर 1 देखो, द बुक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा था, तो ये क्या हो गई? एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। बुक कैसी है? अच्छी है, बुक वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? बुक कैसी है? बुक अच्छी है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, क्या है ये? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो एडजेक्टिव है। कितने लोगों को फर्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर है? अब हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी उसमें। चलो, द बुक सब्जेक्ट हो गया, इज रिटन वर्ब हो गया, बाय राम राम के द्वारा, तो सिर्फ इतना ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुआ, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एंड कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन दो वर्ब्स को कनेक्ट करता है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, तो इज फिर से वर्ब हो गया, और वंडरफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वंडरफुल को आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, द बुक इज वंडरफुल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है, क्योंकि बुक के बारे में भी बता रहा है। एक ही सेंटेंस को लिखने के 3 तरीके। द बुक सब्जेक्ट हो गया, विच से स्टार्ट हो रहा है, अभी हमने पढ़ा कि विच से भी स्टार्ट होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये पूरी की पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ये वर्ब हो गई, और ये एडजेक्टिव भी है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको इन तीनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो मेरा काम सफल हो गया। आप सेंटेंस को देख के उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में आप सक्षम हो। कितने लोगों को इन तीनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अगर आपको इन तीनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, मतलब पिछले 1-2 दिन से जो हम
ग्रामर का बेस बना रहे थे आपका, वो नींव रख रहे थे जिसके ऊपर अब ग्रामर के टॉपिक्स आएंगे, वो बेस आपका स्ट्रांग हो चुका है अगर इन तीनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है तो। क्या अब मैं मान सकती हूँ कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्लियर है? तो अब जब मैं आपको एडिटोरियल पढ़ाऊंगी, हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की भी बात करें। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर है तो एरर निकालना और आसान। यस, एक और एग्जांपल लूं? चलो वन मोर एग्जांपल, चलो इसी का बता दो। He who is intelligent reads a book every day he reading a book asked a question they did by my parents became financially independent। चलो 4 सेंटेंसेस, सभी लोग मुझे स्ट्रक्चर बताएंगे चारों सेंटेंस। ही मैम सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, इंटेलिजेंट कौन है? ही है ना, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉन्फिडेंट कौन है? ही है ना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही हैज डिसिप्लिन, वैसे सेंटेंस गलत है, इसको ठीक कर लो, ये मतलब पैरेललिज्म का ही क्वेश्चन था, यहाँ पे डिसिप्लिन आएगा। ये पैरेललिज्म का ही कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बोला, भी हम बाद में पढ़ेंगे, इस सेंटेंस को ठीक कर लेंगे पहले। एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कौन है? ही है ना, तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलो इसको देखते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, हु से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ही रीड करता है, वर्ब। क्या रीड करता है? बुक, तो ये वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और एवरीडे रोज पढ़ता है, कब रीड करता है? रोज पढ़ता है। बुक से रीड से पूछा कब रीड करता है? रोज पढ़ता है, तो जो शब्द वर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। ही सब्जेक्ट हो गया, V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। रीडिंग अ बुक, आस्क्ड वर्ब हो गया। क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको पूछा? मुझको, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट थे इसलिए एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। दे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। बिकेम वर्ब हो गया। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कौन बन गए? दे बन गए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कौन है? दे है, तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बिकेम आपकी इसलिए लिंकिंग वर्ब हो गई। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? मजा आया सभी को? एवरीवन सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हुए? चलो, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे। कल आपका वेंसडे है, तो प्रोफेशन की क्लास आपकी यूट्यूब पे होती है, तो वील मीट ऑन यूट्यूब। आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर आप लोगों ने पिछले 3 दिन जो आपकी ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस हुई हैं, 3 से 4 दिन, जहाँ पे हमने पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन सीखा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सीखी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
ये सब कुछ सीखा, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट फ्रेज़, सब्जेक्ट फ्रेज़, अगर आपको ये सब समझ में आ चुका है अच्छे से, तो आपका जो बेस है वो तैयार है ग्रामर के और टॉपिक्स। अगर नहीं है, तो बेटा उन क्लासेस को एक बार दोबारा देख लें। आज की क्लास का मुझे फीडबैक ज़रूर देना, आपको आज की क्लास कैसी लगी? अभी हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे इन सब चीज़ों की। तो सभी लोग मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे support@nimishabansal.com पे। जीमेल आईडी ही है ये, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है और इस बार हमने ग्रामर ग्रंथ पे बहुत मेहनत करी है आप लोगों के लिए। जिससे कि जो प्रॉब्लम आती है ना कि मैम रूल्स याद नहीं होते, रूल्स को याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस तरीके से पूरा ग्रामर ग्रंथ डिज़ाइन किया है आप सभी के लिए। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you, God, for my parents, teachers, family, and each and everyone in my life. Thank you, God, for making me physically, mentally, and emotionally strong. Thank you, God, for the food that I eat, for the place that I live in, and everything that you have given me. Thank you, God, for making me who I am. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड